नमस्कार, टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहित मल्होत्रा। आइए आपको बताते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। पंजाब कांग्रेस में जारी अंतर्कलह को सुलझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल चंडीगढ़ में मौजूद हैं और कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। ये बैठकें कांग्रेस के नाराज नेताओं के साथ भी हो रही हैं और इसके साथ ही संगठन से जुड़े नेताओं के साथ भी भूपेश बघेल की बैठक हो रही है। हालांकि बड़ी बात यह है कि अब तक चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ भूपेश बघेल की बैठक नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी भूपेश बघेल से नाराज हैं क्योंकि भूपेश बघेल ने ही रिकमेंड किया था कि आने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का पंजाब अध्यक्ष ना बदला जाए और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को अध्यक्ष की कुर्सी पर बने रहने देना चाहिए। यही बात को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा भूपेश बघेल से नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि इस बीच पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेता और विधानसभा में नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने टीवी 9 से खास बातचीत के दौरान ये कहा कि आने वाले दिनों में पूरा विवाद बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाएगा। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि वो चरणजीत सिंह चन्नी और अन्य तमाम नाराज नेताओं के साथ संपर्क में हैं और जल्द ही सभी नेताओं को एक टेबल पर लाकर बातचीत के जरिए पूरे मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करेंगे। प्रताप सिंह बाजवा ने टीवी 9 को यह भी बताया कि आने वाले दिनों में पंजाब कांग्रेस एक बड़ी यात्रा निकालने जा रही है जिसमें सभी कांग्रेस के नेता एक साथ बस में सवार होकर पंजाब का दौरा करते हुए दिखाई देंगे। तो प्रताप सिंह बाजवा ने सीधे तौर पे कहा है कि वो मध्यस्थता कर रहे हैं और इस विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि प्रताप सिंह बाजवा ने यह भी कहा कि अगर ईरान और अमेरिका का युद्ध बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है तो ये तो एक राजनीतिक पार्टी का विवाद है जिसमें नाराज नेताओं को एक टेबल पर लाकर एक दूसरे का पक्ष सुना जाएगा और बातचीत के जरिए कोई हल निकाला जाएगा। चरणजीत सिंह चन्नी से जुड़े कुछ नेता दिल्ली में मौजूद हैं और कांग्रेस आला कमान और खासतौर पर राहुल गांधी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इस पूरे विवाद को लेकर जो चन्नी गुट के नेता हैं उनका पक्ष आला कमान तक पहुंचाया जा सके। तो क्या अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बने रहेंगे या उन्हें चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा के दबाव में पद से हटा दिया जाएगा? इस सवाल को लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। भूपेश बघेल चंडीगढ़ में मौजूद हैं और कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ उनकी बैठक कब होगी, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग इस पूरे विवाद पर सॉफ्ट रवैया अपनाए हुए हैं। उन्होंने मंगलवार को पंजाब कांग्रेस भवन में बैठक के बाद एक बयान दिया और कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी की बातचीत भूपेश बघेल के साथ फ़ोन पर हो चुकी है और चरणजीत सिंह चन्नी ने भूपेश बघेल को जानकारी दी है कि अभी वो फिलहाल किसी काम के सिलसिले में बाहर हैं और जैसे ही चंडीगढ़ आएंगे तो वो आकर भूपेश बघेल से मुलाकात करेंगे। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग लगातार ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के नेता एकजुट हैं और कोई भी विवाद नहीं है। मीडिया बेवजह ही कांग्रेस के अंतर्कलह की खबरों को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है, लेकिन इस बीच एक सच ये भी है कि अब तक चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सामने आकर ना तो कोई बयान जारी किया है, ना ही वो भूपेश बघेल से मिलने आए हैं। इसी वजह से सस्पेंस बना हुआ है कि कांग्रेस के अंतर्कलह को कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा, कैसे इस पूरे विवाद को खत्म किया जाएगा। हालांकि भूपेश बघेल जो कि चंडीगढ़ में मौजूद हैं वो भी नपे तुले बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि वो कांग्रेस के संगठन की बैठक कर रहे हैं, आने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठकें कर रहे हैं और जल्द ही पूरे विवाद को सुलझा लिया जाएगा। लेकिन जब कांग्रेस के अंतर्कलह को लेकर भूपेश बघेल से कोई भी सवाल किया जाता है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। इसी वजह से ऐसा लगता है कि अभी भी कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं है और इसी विवाद को सुलझाने के लिए ही भूपेश बघेल लगातार चंडीगढ़ में बने हुए हैं। तो आने वाले दिनों में पंजाब कांग्रेस का अंतर्कलह कैसे सुलझेगा, इस पर सबकी नजर रहेगी और इसी मामले को लेकर तमाम अपडेट हम आपको टीवी 9 पर बताते रहेंगे। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा पहला आधिकारिक बयान सामने आया है जिसमें केंद्र सरकार की ओर से बीजेपी नेता आरपी सिंह ने ये जानकारी दी है कि एक कमेटी बनाकर केंद्र सरकार सतलुज फिल्म को रिव्यू करेगी। इस फिल्म की सामग्री और जिन दृश्यों को लेकर आपत्ति है उस सब का रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद इस फिल्म को लेकर ये तय किया जाएगा कि क्या आने वाले दिनों में ये फिल्म एक बार फिर से OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर वापस लौटेगी या नहीं। आरपी सिंह ने यह भी बताया कि पंजाब के बीजेपी अध्यक्ष केवल ढिल्लों के द्वारा एक अपील केंद्र सरकार को भेजी गई थी और कहा गया था कि इस फिल्म को लेकर पंजाब में लगातार लोग ये चाहते हैं कि इस फिल्म के प्रसारण को ना रोका जाए और इसी के चलते केवल ढिल्लों की अपील पर केंद्र सरकार ने यह तय किया है कि एक कमेटी ये तय करेगी कि इस फिल्म में ऐसा क्या है जिसे लेकर कोई ऐतराज़ हो सकता है और उसके बाद ही इस फिल्म का प्रसारण एक बार फिर से OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर शुरू किया जाएगा।
केंद्र सरकार की ओर से ये भी जानकारी दी गई है कि फिल्म ने सेंसर बोर्ड का क्लियरेंस हासिल नहीं किया था और बिना सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट के ही इसे OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर टेलीकास्ट कर दिया गया था। इसी वजह से केंद्र सरकार ने इस फिल्म को हटा दिया है। केंद्र सरकार से जुड़े सूत्र ये भी मानते हैं कि इस फिल्म के जरिए खालिस्तान समर्थक प्रोपेगेंडा को फैलाने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसी वजह से इस फिल्म को रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई गई है जो कि फिल्म से जुड़ी तमाम जो पक्ष हैं, जिन दृश्यों को लेकर आपत्तियां हैं, उन सबको रिव्यू करेगी और उसके बाद कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद ही केंद्र सरकार इस फिल्म के भविष्य को लेकर ये तय करेगी कि इस फिल्म को ZEE5 पर दिखाया जाएगा या नहीं। इससे पहले हमने देखा कि पंजाब की तमाम राजनीतिक पार्टियां फिल्म के समर्थन में हैं। उनका कहना है कि आतंकवाद के दौर की जो काली सच्चाई है वो दुनिया को देखनी चाहिए, पूरे विश्व को देखनी चाहिए कि किस तरह से आतंकवाद के दौर में पंजाब पुलिस ने जातियाँ की थी, फर्जी एनकाउंटर किए थे। श्री अकाल तख्त साहिब और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी इस फिल्म के समर्थन में है और साथ ही इससे पहले हमने सोमवार को आपको बताया था कि दिलजीत दोसांझ ने भी अपना एक वीडियो जारी किया था। उन्होंने नाराज़गी जताई कि इस फिल्म को लेकर जो राजनीति हो रही है और फिल्म के टेलीकास्ट को ZEE5 से रोक दिया गया है, इससे वो नाराज़ दिखाई दे रहे थे। फिलहाल जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर बनी इस फिल्म को लेकर पंजाब में लगातार विवाद जारी है। सोशल मीडिया पर बहस हो रही है, सियासत भी हो रही है, धार्मिक संगठन भी फिल्म के समर्थन में है। ऐसे में अब केंद्र सरकार भी दबाव में दिखाई दे रही है और रिव्यू कमेटी अब ये तय करेगी कि इस फिल्म को टेलीकास्ट किया जाएगा या नहीं। तो आने वाले दिनों में पता लगेगा कि इस फिल्म का भविष्य क्या होगा, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से एक कमेटी बनाकर इस पूरे विवाद को सुलझाने का प्रयास जरूर किया गया है। जिवें मैं कल भी दस्सिया सी, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ साडी जिम्मेवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को हरियाणा के जींद आएंगे और देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। हरियाणा के CM नायब सैनी और बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता पूरी तैयारियों का मुआयना कर रहे हैं। लगातार बीजेपी के नेता कार्यक्रम के स्थल पर जाकर पूरी व्यवस्थाओं और प्रबंधों को देख रहे हैं। अगर हम आपको इस हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में बताएं तो ये देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी जो कि जींद से सोनीपत रूट पर चलेगी। इसकी शुरुआती रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये एक ऐतिहासिक योजना है जिसे अब अमल में लाया जा रहा है। ये ट्रेन पूरी तरह से हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित है। इसमें डीजल इंजन की जगह फ्यूल सेल से बिजली पैदा होगी और निकास के रूप में केवल जल वाष्प निकलेगी जिससे प्रदूषण नहीं होगा। अगर तकनीकी क्षमता की बात करें तो ये ट्रेन 1200 किलोवाट हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोपल्शन सिस्टम पर काम करेगी। इसमें 10 कोच होंगे। ट्रेन के संचालन के लिए जींद में ही एक विशेष हाइड्रोजन स्टोरेज और रिफ्यूलिंग सुविधा भी स्थापित की गई है। तो हरियाणा को इस सौगात मिलने जा रही है। इस ट्रेन के शुरू होने के साथ ही भारत, जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो जाएगा जहां हाइड्रोजन ट्रेन तकनीक उपलब्ध है। तो एक ये बड़ी कामयाबी है भारतीय रेल के लिए और सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा को ये सौगात मिलने जा रही है। इसी वजह से इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा भी तमाम प्रबंध किए जा रहे हैं और दिन रात बीजेपी के नेता और हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री सब कार्यक्रम स्थल का मुआयना कर रहे हैं ताकि कार्यक्रम के दौरान इस पूरे मूवमेंट को, इस पूरे पल को यादगार बनाया जा सके। हरियाणा के झज्जर में सोमवार की सुबह डबल मर्डर की घटना सामने आई थी। फिलहाल इस डबल मर्डर की गुत्थी को हरियाणा पुलिस ने सुलझा लिया है। बताया जा रहा है कि सोमवार की सुबह क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के स्कूल सहवाग इंटरनेशनल स्कूल की बाउंड्री वॉल के नज़दीक ही सुनसान जगह पर 2 शव बरामद हुए थे। हरियाणा पुलिस को इन शवों के बगल से एक नीला ड्रम भी मिला था जिसके अंदर कुछ केमिकल था।
अब फोरेंसिक जांच में पता लगा है कि ड्रम के अंदर ज्वलनशील केमिकल था, जिसके जरिए इन शवों को जलाने का प्रयास किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही जो हत्यारे थे वो दोनों शवों को सुनसान जगह पर छोड़कर भाग निकले। शुरुआती जांच में पुलिस ने इन दोनों शवों की पहचान कर ली है। ये दोनों लोग उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे और राजस्थान के नीमराना में एक बॉयज़ पेइंग गेस्ट का काम किया करते थे। बताया जा रहा है कि दोनों की हत्या कर सड़क किनारे इन शवों को फेंका गया था। उनकी पहचान मिटाने के लिए शवों को जलाने का प्रयास भी किया गया और नीला ड्रम जो इन शवों के पास से मिला था उसके अंदर ज्वलनशील केमिकल पाया गया है। बताया जा रहा है कि सोमवार की सुबह करीब 5:30 बजे पुलिस को सड़क किनारे ये दो शव मिले थे। जिस जगह पर शव मिले थे वहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का स्कूल है, सहवाग इंटरनेशनल स्कूल। इस स्कूल के हाई प्रोफाइल होने के कारण शवों के मिलने के बाद से ही लगातार हरियाणा पुलिस इस डबल मर्डर की गुत्थी को सुलझाने का प्रयास कर रही थी। पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 50 साल के कामिल और 40 साल के इरशाद के रूप पर इन दोनों शवों की पहचान हुई है और फोरेंसिक टीम को इस पूरी घटना के बाद मौके पर बुलाया गया था। आसपास और स्कूल की बाउंड्री वॉल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी खंगाला गया था। बताया जा रहा है कि इन दोनों की पहचान होने के बाद ये पता लगा है कि ये नीमराना में एक पीजी चलाते थे और इरशाद नाम का जो मृतक है वो इसी हॉस्टल में मुंशी का काम करता था, जबकि कामिल इस हॉस्टल के मालिक थे। ये भी जानकारी मिली है कि कामिल ने एक 2 करोड़ रुपए का प्लॉट बेचा था और इसी पैसे को लेकर उनकी हत्या की गई है। फिलहाल हत्यारे कौन है इसको लेकर तफ्तीश की जा रही है, लेकिन पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि दोनों मृतकों की पहचान हो चुकी है और ऐसा लगता है कि दोनों की हत्या करके शवों को यहाँ लाकर फेंका गया। जिस जगह पर ये सुनसान जगह है जहाँ पर ये शव बरामद हुए हैं वो झज्जर से गुरुग्राम जाने का हाईवे है। ऐसे में इन हत्यारों को पता था कि किस जगह पर इन शवों को फेंकना है, लेकिन पुलिस के डर से ये लोग इन शवों को जलाने में कामयाब नहीं हो सके हैं। फिलहाल हरियाणा पुलिस पता लगाने में जुटी है कि क्या ये पूरा मामला 2 करोड़ रुपए के प्लॉट के पैसे से जुड़ा है और ये प्लॉट का पैसा आखिरकार कहां है। क्या लूटपाट के इरादे से दोनों की हत्या की गई है, हत्यारे कौन है, इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए हरियाणा पुलिस की तफ्तीश अभी भी लगातार जारी है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे के मुद्दे को लेकर लगातार कांग्रेस बीजेपी को राजनीतिक तौर पर टारगेट कर रही है। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। राजनीति लगातार हिमाचल प्रदेश में भी हो रही है। इसी कारण अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे की चोरी का पूरा जो विवाद है उसे लेकर हिमाचल प्रदेश में भी सियासत हो रही है। मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी पूरी कैबिनेट और विधायकों के साथ पैदल मार्च करते हुए शिमला के ऐतिहासिक राम मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इस दौरान बताया जा रहा है कि कांग्रेस के नेता लगातार बीजेपी के खिलाफ नारे लगाते हुए दिखाई दिए। राम नाम पर खा गए चंदा और जनता के चोर नहीं चलेंगे जैसे नारे लगाते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ कैबिनेट के तमाम मंत्री और विधायक राम मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इस दौरान सुखविंदर सिंह सुक्खू काफ़ी देर तक राम मंदिर के अंदर मौजूद रहे। उन्होंने भगवान श्री राम की प्रतिमा का अभिषेक किया, हवन यज्ञ में आहुति भी दी और इस दौरान भजन कीर्तन के कार्यक्रम में भी सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी पूरी कैबिनेट के साथ शामिल हुए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हिंदू समुदाय के लिए भी ये पूरा राम मंदिर का मुद्दा आस्था से जुड़ा है और इस मामले को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि भगवान राम करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं, उनके आदर्शों पर चलना ही सच्ची भक्ति है। उन्होंने कहा कि जो वास्तव में राम के भक्त होते हैं वे भगवान राम के नाम पर राजनीति नहीं करते। सुक्खू ने भगवान राम से प्रार्थना की है कि जो लोग मंदिर से चढ़ावा चोरी करके करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं उस मामले को लेकर जल्द ही न्याय मिलेगा, भगवान श्री राम न्याय करेंगे। ये बात भी सुखविंदर सुक्खू ने कही। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी लगातार सोशल मीडिया पर बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावे विवाद को लेकर लगातार वो बीजेपी से सवाल कर रहे हैं। अगर हम आपको बताएं तो विक्रमादित्य सिंह ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट किया, उसमें लिखा कि हे रघुनंदन, हम शर्मिंदा हैं, आपके नाम पर सत्ता भोगने वाले आज भी जिंदा हैं। जिन्होंने भगवे की आड़ में आपके ही धाम को लूट लिया वो राम भक्त बनने वाले ढोंगी आज भी सलाखों के बाहर
परिंदों की तरह घूम रहे हैं। ये बात विक्रमादित्य की ओर से कही गई है। तो ये बड़ा अपडेट है। राम मंदिर चढ़ावे का मुद्दा अब हिमाचल प्रदेश की राजनीति पर छाया हुआ है। सुखविंदर सिंह सुक्खू पैदल मार्च निकाल रहे हैं, अपनी पूरी कैबिनेट और विधायकों के साथ राम मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसमें अयोध्या के राम मंदिर चोरी विवाद का जो पूरा मामला है वो भी छाया रहेगा। ये बात अब साफ हो गई है। चढ़ावा चोरी को लेकर जिस तरह से पूरे देश में कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, अब ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भी आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। तो ये थी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की अन्य तमाम खबरों के लिए TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।